और ये वाक़या किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पेश आया। तो आप फिर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके फैसले को पाकिस्तान ने ऑनर दी थी। नाज़रीन, जिस तरह के जस्टिस कारजू हमारे साथ हैं और ये वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं, ये वो शख्सियत हैं जिनके फैसले को तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने ऑनर दी और इनकी एक अपील को मंजूर किया और यहाँ से 27 साल पाकिस्तानी जेल में कैद रहे इंडियन की वापसी हुई। अब आप हमारे साथ हैं जस्टिस कारजू जी। हम आपसे एक सवाल ये करेंगे कि आप बताइए कि जिस तरह से फैज़ अहमद फैज़ की शायरी आप पढ़ते हैं, आपकी कभी फैज़ अहमद फैज़ से मुलाकात भी हुई थी? हाँ, मैं बताना चाहूँगा 2-3 चीज़ें। एक तो मेरी मुलाकात हुई फैज़ अहमद फैज़ साहब से 1981 में, 1981 में वो आए थे। मेरा जो होम टाउन है इलाहाबाद, वहाँ उनको एक बड़ा भारी फंक्शन हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉन्स में। आज तक मुझे याद, यानी करीब 40 साल हो रहे होंगे, 1981 का वाकया है। वो आए थे और उनके ऑनर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा एक महफिल इकट्ठा की थी। उसमें और भी जैसे फिराक साहब थे, फिराक गोरखपुरी भी बहुत बड़े उर्दू के शायर, और महादेवी वर्मा हिंदी की शायरा, तमाम शायर वायर आए थे। तो वहाँ मेरी उनसे मतलब पर्सनल तो नहीं, मगर मैं देखने गया था। मैं उस टाइम वकील था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और बहुत बड़ा जलसा हुआ था उनके ऑनर में, और उन्होंने अपनी शायरी भी सुनाई। बताया कि पहले प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन में थे 1930 वगैरह में, जो तरक्की पसंद ऑर्गेनाइजेशन था। तो वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई। और फिराक साहब के मैंने एक शेर कोट किया, आप सुनिए, ये भी बड़ा आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक मैंने फैसला शुरू किया सुप्रीम कोर्ट का जब जज था, और उसमें फिराक साहब का शेर लिखा, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहे। और ये फैसला मैंने लिखा जब वो कोई शायद फेक एनकाउंटर पुलिस ने किया था या कुछ इस तरह का, बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी। तो ये शेर मैंने लिखा, और मुझे बाद में मालूम हुआ, एक मेरे दोस्त गए थे पाकिस्तान, बोले साहब ये आपके फैसले की कॉपी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, लाइक बहुत पॉपुलर हो गई हैं, ये फैसला आपका लाइक हॉट कोल ये पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और मैं एक और किस्सा बताऊं, ये भी बहुत मजेदार किस्सा है। मैं जवान वकील था, ये बात है करीब 1972 या 73 की, यानी ऑलमोस्ट 50 इयर्स हो रहे हैं। मैं नया वकील था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मेरी सन 46 की पैदाइश है, तो सन 72 या 73 में मैं 26-27 साल का था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू करी। तो वहाँ एक जज साहब आए थे जो बड़ा खारिज करते थे, वो डिसमिस करते थे, जो केस आए वो डिसमिस किए जा रहे हैं। तो कुछ वकील मेरे दोस्त आए मेरे पास और कहा, काजू साहब बचाइए, ये तो हम लोग को बर्बाद कर देगा, सारे केस डिसमिस किए जा रहा है, मतलब कत्लेआम हो रहा है। तो मैंने कहा घबराओ नहीं, और मैंने शाम को चुपके से सीक्रेटली एक पर्चा लिखा, और पर्चा मैंने शुरू किया, उसकी टाइटल रखी हाई कोर्ट या कसाई घर। और उसमें फैज साहब का यही मैंने शेर लिखा, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहे।
और ये लिख के मैंने उस पर्चे में लिखा कि जब से ये जज साहब आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये कत्लेआम कर रहे हैं, हर केस को खारिज किए जा रहे हैं। तो लिहाजा वो क्या हुआ, वो छपा, एक सीक्रेट प्रेस में छपा, मेरे दोस्त ने कहीं छपाया, और सवेरे 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट बैठता है, तो उसके कुछ पहले वो सारे जजेस के बेंचेस में पे रख दिया गया और सीनियर वकीलों के बेंचेस पे रख दिया गया। तो जजेस लोग जब आए कोर्टरूम में, उन्होंने पर्चा उठाया और देखा कि ये लिखा है कि हाई कोर्ट या कसाई घर, और फैज साहब का ये शेर, और अरे वो भगदड़ मच गई और वो बड़े बिगड़ गए, ये क्या बदतमीजी हो रही है, और ये वो करके उठ के चले गए कोर्ट से। अच्छा, मगर नतीजा ये हुआ कि उसके बाद वो जज साहब जरा नरम रहे और मतलब इतना डिसमिस नहीं करने लगे, थोड़ा सा राहत भी देने लगे, तो उसका असर हुआ। अगेन ये देखिए उर्दू पोइट्री का क्या असर होता है कि एक जज को की तब्दीली कर दी, जिसको डिसमिसिंग जज कहते हैं, थोड़ा सा ह्यूमन टच आ गया है। तो ये उर्दू शायरी में ये खूबी है कि ये इसमें इंसानियत है, उर्दू पोइट्री में इंसानियत भरी हुई है। तो उसका मैंने कई फैसलों में, एक गालिब का मैंने शेर लिखा, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है मगर नहीं आती। ये एक फैसला लिखा था अरना शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पढ़ लीजिएगा ऑनलाइन। ये था यूथनेजिया पे, मर्सी किलिंग जो होती है ना, यूथनेजिया, उस पर बड़ी दुनिया भर में कंट्रोवर्सी है कि सपोजिंग कोई आदमी खुद मतलब मरना चाहता है, वो बहुत कैंसर में दर्द के मारे वो जीना नहीं चाहता है, तो उसको इजाजत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए खुद मरने की। ये इस पे बड़ी भारी दुनिया भर में आज भी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये यूथनेजिया इसको कहते हैं। तो वो मैंने फैसला लिखा अरना शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें मैंने गालिब के शेर से शुरू किया, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। फिर एक केस आया मेरे सामने, ये जो सेक्स वर्कर्स हैं, प्रोस्टिट्यूट्स। देखिए ये जो लड़कियां होती हैं बेचारी, गरीबी की वजह से ये पेशा शुरू करती है, कोई इसमें मजा नहीं आता है इनको, मगर इतनी बेचारी गुर्बत के मारे इनको अपना जिस्म बेचना पड़ता है रोटी कमाने के लिए। तो वो केस आया मेरे सामने, तो जो आई अपील, तो मैंने उसमें शुरू किया गालिब के शेर से, बिना था दाम सख्त करीब आशियान के, उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। पिन्हा क्या मतलब होता है, आप तो बड़े भारी उर्दू अपने को, पिन्हा मतलब छुपा हुआ, पिन्हा था दाम सख्त, दाम मतलब जाल, ठीक है, सख्त जाल, छुपा हुआ था दाम सख्त, पिन्हा था दाम सख्त करीब आशियान के, वो चिड़िया के घोंसले के सामने एक जो वो बहेलिया होता है, जो भी जो पकड़ता है चिड़ियों को, उसने अपना पिंजड़ा लगा लिया था, उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। यानी वो जो चूजा था उसके नए नए पंख निकले थे, पहला फर्स्ट फ्लाइट जो उसने लिया वो पकड़ गया जाल में। तो कहने का मतलब ये जो जवान लड़कियां हैं 14-15 साल की बेचारी, और जिनको एक अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए, मगर वो गुर्बत की वजह से इस पेशे में फंस जाती हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये गालिब का शेर मैंने कोट किया अपने फैसले में, ये भी पढ़ लीजिएगा। उसका नाम है केस का बुद्ध देव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक हो गया, बुद्ध देव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसमें कई ऑर्डर हैं, एक ऑर्डर में ये भी है। यहाँ पे मैं बात करूंगा जस्टिस जी के, जिस तरह से आपने चाहे इंसानी कैद के में शिकार लोग हों, इंसानी जो जेल में होते हैं, या प्रोस्टिट्यूट की आपने जो बात की है, जिस्म फरोश जो करती मजबूरी के साथ करती हैं, तो ये यहाँ पे आप जबर की बात कर रहे हैं। तो जब जबर होता है तो आपका मतलब ये कहने का है कि जो उर्दू है इस जबर के खिलाफ
लड़ने की ताकत रखती है और उर्दू शायरी की वजह से हम जबर पर और जुल्म पर कंट्रोल पा सकते हैं। मेरा ख्याल से आपने जब ये फैसले अपने लिखे तो आपका यही मकसद होगा कि उर्दू में जब मैं ये लिख रहा हूँ तो इसमें ताकत है, उर्दू में ताकत है, उर्दू जुबान में ताकत है और ये असर रखेगी। देखिए, उर्दू पोएट्री की जो कैफियत है, the very nature of Urdu poetry is that it is the poetry of protest. ये नाइंसाफी के खिलाफ आवाज इसमें उठती है, ये जो आम आदमी की परेशानियां और दिक्कतें हैं उसके खिलाफ इसमें आवाज उठती है। ये उर्दू पोएट्री का नेचर है कि ये नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है। ठीक, आप जैसे फैज की आप शायरी पढ़िए, वो हम देखेंगे, आपने सुनी तो बड़ी मशहूर थी, जब वो आपके यहाँ जब जनरल जिया उल हक साहब ने बिल्कुल हद कर दी थी, बिल्कुल जुल्म और जबर की हद कर दी थी। उस वक्त इकबाल बेगम जो बहुत बड़ी जो आपके यहाँ सिंगर हैं, उन्होंने ये सुनाया था हम देखेंगे, और साड़ी पहन के, ताकि लोग समझें कि, क्योंकि कुछ लोग आपके यहाँ कहते हैं वो साड़ी तो हिंदुस्तानी लिबास है। तो ऐसी बड़ी मशहूर नज़्म है हम देखेंगे। और मैंने भी कई यहाँ पे, आप समझिए भारत में जब इधर हाल में जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, वहाँ पर भी लॉ थी जिसके बाद उसमें मुस्लिम्स को नहीं यहाँ पर देने का कोई कानून था, तो बड़े एजिटेशन हुए हिंदुस्तान में। तो हमारे पास यहाँ पे वक्त खत्म हो रहा है जज साहब, काजू जी यहाँ पे हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। हम आपसे फिर दोबारा बात करेंगे और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। उम्मीद है आपकी जो ओपिनियन है, जो आपके मशवरे हैं, जो आपकी अपील है, इस तरह ये बहुत से लोगों के काम आएगी।